everyone, welcome to lecture 24 of macroeconomics for your class 12th। देखो पुराने लेक्चर्स में हमने पढ़ा अबाउट कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, व्हाट इज देयर पावर ऑफ मनी क्रिएशन। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव होगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट सेंट्रल बैंक, व्हाट इट डज, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और इसके पास पावर्स क्या क्या हैं, राइट। तो सेंट्रल बैंक को डिफाइन करना इन अ डेफिनेशन इज अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक चीज कॉमन है, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इन इंडिया वी हैव आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज आवर सेंट्रल बैंक। जैसे यूएसए में यू हैव फेडरल रिजर्व सिस्टम, इंग्लैंड में यू हैव बैंक ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस में यू हैव बैंक ऑफ फ्रांस, एक्सेट्रा, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। हमारे यहाँ कंट्री का अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। इट इज द कंट्रीज अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। व्हाई इट इज अपेक्स? क्योंकि ये पूरा बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री को देखता है। इट प्लेज अ लीडिंग रोल इन दिस सेक्टर, in organizing it, in running it, in supervising it, even regulation and development of the banking and financial structure of the economy. Understood? It is responsible for regulating the monetary and banking system of the India. और ये कब establish हुआ था? It was established in the year 1935, April 1. नाउ एज आई मेंशन कि कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है हमारे पास सेंट्रल बैंक की। डेफिनेशन डिपेंड करती है कि वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ऑलराइट। बट जो कॉमन फंक्शंस हैं जो अभी हमने समझे वो क्या है? कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी। ये हमने जब हम क्रेडिट क्रिएशन पढ़ रहे थे कॉमर्शियल बैंक का, तो हमने देखा हर बार बॉस बीच में आके बोलते थे कि इतना रिजर्व मेंटेन करना है आपको। तो इस पावर के थ्रू वो फ्लो ऑफ क्रेडिट और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो सैमुअलसन ने एक डेफिनेशन दी है, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज दिस वन। एवरी सेंट्रल बैंक हैज वन फंक्शन, it operates to control economy, yes definitely, supply of money and credit. This is a very simple definition. After that, let us understand a brief history of our Reserve Bank of India. This is important. Now, it was formed, as I said, April 1, 1935, in accordance to an Act, RBI Act of 1934. To your surprise, Reserve Bank of India पहले प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था, है ना। इसको नेशनलाइज किया गया है जनवरी 1 में। इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इट इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा से मुंबई हुआ 1937 में, राइट। ऑसबॉर्न स्मिथ पहले आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन में देख लेते हैं हम। ये हमारा सेंट्रल बैंक है और रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक इन इंडिया। इसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं। ये जब हम इनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। हमारे पास एक गवर्नर होता है आरबीआई का और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं अलोंग विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड बाय योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके फंक्शंस ऑल्दो हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं। ये करेंसी इशू करता है। आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। it is the regulator of Indian banking system. It is also the custodian of forex reserve and it is the controller of
क्रेडिट। नाउ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट से इसी पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आरबीआई किस तरीके से मनी कंट्रोल करता है। और मनी कंट्रोल करने के उसके पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये ब्रीफ हिस्ट्री से आपको समझ में आ गया होगा, लिटिल थिंग्स अबाउट आरबीआई। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कि आरबीआई और कमर्शियल बैंक में एग्जैक्टली डिफरेंस किस बात का होता है। So this column shows you central bank and this shows you commercial bank. Now by the definition we have understood कि central bank apex role देता है, apex role परफॉर्म करता है। ठीक है, ये अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है हमारे कंट्री का, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है कंट्री का हमारे, उसका जो बॉस होता है वो आरबीआई होता है, तो वो अपेक्स रोल परफॉर्म करता है। तो वी कैन से सेंट्रल बैंक हेड्स कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ओवरऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर के। ठीक है, पहले सेंट्रल बैंक आता है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स नहीं होते हैं वो सेंट्रल बैंक के, बट जितना भी बैंकिंग है, चाहे वो प्राइवेट हो, पीएसयूज हो, एनबीएफसीज हो, वो सब कुछ सेंट्रल बैंक देखता है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? तो सिंपली पुट सेंट्रल बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे काम नहीं करता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी की प्रॉपर फंक्शनिंग और मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ठीक है, वेलफेयर या फिर डेवलपमेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है आपका सेंट्रल बैंक, जबकि कॉमर्शियल बैंक का सोल मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। राइट, देन अगेन प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इट फोकसेस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट ओनली, एंड पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट एज वेल, पब्लिक में गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो गया। जबकि कॉमर्शियल बैंक ये प्रॉफिट ड्रिवन एंटिटीज होती हैं, राइट, दे एम ऑन अर्निंग इनकम बाय लेंडिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक प्रोवाइडिंग लॉकर। जब कॉमर्शियल बैंक आपका लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो आपसे उसका किराया भी लेता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता है, जैसे खाता खुलवाना, पैसे जमा करना, पैसे देना, एक्सेट्रा। ठीक, जबकि कमर्शियल बैंक आपका कॉमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑफ वेरी वाइड रेंज, which includes accepting deposits, providing loans, giving other facilities, general utility functions। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक ये आपका रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी एंड इट इज ऑल्सो द सोल अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग मनी, जबकि कॉमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वो सप्लाई ऑफ मनी करता है, बट थ्रू डिफरेंट चैनल, थ्रू द चैनल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, एंड इट कैन नॉट प्रिंट मनी। नेक्स्ट वी हैव, देखो सेंट्रल बैंक जो होता है वो आपका गवर्नमेंट का बैंक होता है, इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो उसका इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है गवर्नमेंट से, राइट, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मैनेज नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी। यू यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास दो तरह की पॉलिसी होती है, फिस्कल एंड मॉनेटरी। मॉनेटरी पॉलिसी इज हैंडल्ड बाय योर आरबीआई एंड फिस्कल इज हैंडल्ड बाय योर गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो ज्यादातर इंडिविजुअल्स को सर्व करते हैं। नाउ गवर्नमेंट ओनरशिप, जो हमारा आरबीआई है, इट इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जबकि कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट ओन हो सकते हैं बट हम उनको पीएसयूज बोलते हैं। राइट, और हमारे पास जो और तरीके के कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक्स, वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। ठीक है, जो आरबीआई होता है आपका, इट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, acts on behalf of government, but commercial bank they are not the custodian of forex reserve of our country। now let us understand कि central bank के functions क्या क्या होते हैं। So the first and the most important function of central bank is it performs
the function of printing of currency. That is, central bank is the bank of issue. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू ही बोलते थे, क्योंकि वो करेंसी यानी नोट्स और कॉइन्स प्रिंट करता था। बस एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जो इंडिया में 1 रुपी नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, ना कि आरबीआई। तो वी नो एंड वी हैव डिस्कस्ड आल्सो कि आरबीआई के पास मोनोपोली राइट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं टू प्रिंट दी करेंसी। ठीक है, तो करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। The notes and the coins that are issued by your RBI, they are the legal tender money. Now we very well know the difference between legal tender money and fiat money, और जिसको भी नहीं मालूम होगा पुराने लेक्चर्स में जाइए मनी एंड बैंकिंग के, वहां पे ये चीज डिटेल में समझाई गई है। लीगल टेंडर क्यों है? क्योंकि ये एक अथॉरिटी ने प्रिंट करवाए हैं, और ये किस फॉर्म में है? फिजिकल या फिर डिजिटल फॉर्म में है। और आप जब इन्हें पे करोगे तो सामने वाला मना नहीं कर सकता है उसको एक्सेप्ट करने से, राइट? अगर आप दुकान पे जाके 500 का सामान ले रहे हो तो सामने वाला ये नहीं बोलेगा नहीं मैं ये नोट नहीं लूंगा। ठीक है, दैट दीज प्रॉपर्टीज मेक्स अ मनी लीगल टेंडर मनी। नाउ सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट रिजर्व। हमने ये भी पढ़ा है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है इंडिया में, जहां पे हमें 200 करोड़ मेंटेन करने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज, राइट? ये क्यों किया गया है? ताकि आरबीआई मिसयूज ना कर पाए प्रिंटिंग की पावर को। ऑलराइट, नाउ ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ आरबीआई ही करेंसी प्रिंट करता है? सरकार दूसरे अथॉरिटीज को क्यों नहीं बोल देती? सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोल सकती है, या फिर सरकार होम अफेयर्स को बोल सकती है, बट नहीं, एक एक ही अथॉरिटी होना इंपॉर्टेंट है, ताकि नोट्स में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और करेंसी में फेथ बना रहे, राइट? ये दो रीजंस की वजह से एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए टू इशू योर करेंसी, राइट? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन वी हैव इज कि आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, आरबीआई सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है जो कॉमर्शियल बैंक्स आपके लिए परफॉर्म करते हैं और हमारे मतलब कस्टमर्स के लिए परफॉर्म करते हैं। हमने वहां पे भी पढ़ा था, वो हमारे एजेंट के जैसे काम करता है। ठीक है, वो हमारे एडवाइजर के जैसे काम करता है, और वो बैंकर तो हमारा खैर है ही। नाउ कमर्शियल बैंक्स हमारे लिए एज एजेंट क्या परफॉर्म करते थे? वो हमारे बिहाफ पे हमारे चेक्स क्लियर करवा देते थे। ठीक है, हमें टैक्स असिस्टेंस दे देते थे, हमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे देते थे, इंश्योरेंस एडवाइस दे देते थे। ठीक है, सिमिलरली सेंट्रल बैंक भी आरबीआई के लिए एक बैंकर होता है। बैंकर के जैसे वो गवर्नमेंट का अकाउंट मैनेज करता है। एज बैंकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मैनेज गवर्नमेंट का अकाउंट। एज एजेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एज एडवाइजर उसका काम क्या होता है? एज एडवाइजर इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट मनी मार्केट। नाउ एक जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, उन सब चीजों को मैनेज करने में आरबीआई आपकी हेल्प करता है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, राइट, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, देन यू हैव बजटरी पॉलिसी, देन यू हैव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, डेफिसिट बजटिंग, थिंग्स लाइक दैट, ये प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर एग्जाम्पल हम देखें, कई बार इंडिया में ये देखा गया है कि हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं हमारे रेवेन्यू से। रेवेन्यू मतलब वो जो सरकार जनरेट करती है। ठीक है, अगर खर्चे ज्यादा हैं और हमारा जो कमाई है वो कम है, तो हमें क्या करना पड़ता है? बोरोइंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक सरकार को लोन ऑफर करता है, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग फ्रॉम दी आरबीआई। इन विच केस, इन अ केस जहां पे हमारी कमाई बहुत कम होती है हमारे खर्चों से। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कि आरबीआई बैंकर्स टू द बैंक होता है। अगेन, जैसे कॉमर्शियल बैंक हमारे लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, सिमिलरली आरबीआई भी बैंकर्स के लिए सिमिलर तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। यू रिमेंबर दीज 4 वर्ड्स एंड यू आर गुड टू गो इन बैंकर्स टू द बैंक।
दे एक्ट एज गाइड, ठीक है, दे गिव यू डायरेक्शंस, आरबीआई गिव्स कमर्शियल बैंक डायरेक्शंस, दे ऑल्सो डू रेगुलेशन एंड दे ऑल्सो कंट्रोल, ठीक है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन ऑफर करता है, वो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब, देखो इकोनॉमी में बहुत सारे बैंक्स होते हैं, हमारे पास होता है पीएनबी, हमारे पास होता है कोटक महिंद्रा और हमारे पास होता है एसबीआई, इसी तरीके से और भी सैकड़ों बैंक होते हैं। नाउ चेक ए का बैंक चेक बी में गया, बी का सी में गया, सी का ए में गया, राइट। तो एक सेंट्रल पॉइंट चाहिए होता है इन सारे चेक्स को क्लियर करने के लिए, यही होता है हमारा क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। चेक तो खैर एक एग्जांपल था, इसके अलावा भी वो सेंट्रली बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है जो कि बैंकिंग सिस्टम के हर बैंक को सिंक में रखती हैं, राइट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आरबीआई एक्ट्स एज कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। देखो हमने जब हम मनी क्रिएशन पढ़ रहे थे हमने ये समझा था कि हमें रिक्वायर्ड रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं आरबीआई के साथ, ठीक है। अब जो रिजर्व है वो आरबीआई संभाल के रखता है, तो इट एक्ट्स एज कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। नेक्स्ट, इट गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बैंक बाय डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। आई एम होपिंग डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, ये भी बात हमने डिस्कस की है पुराने लेक्चर्स में अच्छे से। देन कमर्शियल बैंक्स, दे डू शेप द पॉलिसी ऑफ, सॉरी लेट मी से इट अगेन, कमर्शियल बैंक्स अपनी जो पॉलिसी होती है वो आरबीआई के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग शेप करते हैं, राइट। सो कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू शेप देयर पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। नाउ अंडरस्टैंड दिस, एक एग्जांपल देती हूं मैं। हमारा जो कमर्शियल बैंक है, लेट मी कॉल इट कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक है हमारे पास। अब कोटक महिंद्रा बैंक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। नाउ हमें मालूम है कि इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है, और सर्विस सेक्टर। अब अगर एक प्राइवेट बैंक को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करेगा जहां से उसको रिटर्न्स मिलेंगे और टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलेगा और उनका लोन डूबेगा नहीं, है ना। बट आरबीआई ऐसी सिचुएशन में इंटरवीन करता है और बोलता है नहीं, हमें इकोनॉमी में हर सेक्टर की बराबर ग्रोथ देखनी है, हमें इंक्लूसिविटी चाहिए। तब आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंक्स को कि आपको एग्रीकल्चर को भी लोन देना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आरबीआई एक बॉस के तरीके से, एक गाइड, एक रेगुलेटर के तरीके से डायरेक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को उनकी फंक्शनिंग में। लास्ट में इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैश रिजर्व सिस्टम ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो कैश रिजर्व सिस्टम का सेंट्रलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो देखो एक सिंपल बुक एंट्री एडजस्टमेंट बहुत इजी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। दूसरा, ये बैंकिंग सिस्टम को ग्रेटर स्ट्रेंथ देता है और ये क्रेडिट स्ट्रक्चर को इलास्टिक बनाने में हेल्प करता है। नाउ फोर्थ में वी हैव कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जब हमारा रुपया डॉलर से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, रुपया यूरो से एक्सचेंज हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो आरबीआई एज कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला, ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री दे आर राउटेड थ्रू द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के थ्रू ये डायरेक्टेड होते हैं, जितने भी रिसीप्ट्स, जितने भी पेमेंट्स होते हैं, दोज आर टेकन केयर बाय योर सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट, इट ट्राइज टू मेंटेन स्टेबिलिटी। देखो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे वहां पे वील अंडरस्टैंड दिस थिंग इवन बेटर। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आरबीआई मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम अपनाता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेफर्स टू दी
sale and purchase of foreign exchange with the view to achieve stability of exchange rate of the domestic currency. Domestic currency में भी stability की बहुत जरूरत होती है. You will understand this when you will read about exports, import, balance of payment better. But for now, just write this statement and try to understand. Third, it enforces exchange control regulations prescribed by the government. For the fifth, we have lender of the last resort. ये इसको कह सकते हैं, ये माई बाप जैसे काम करता है. लास्ट में कहते हैं ना, तुम हमारे माई बाप हो. जब प्रॉब्लम होती है तो हम माई बाप के पास जाते हैं. लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. दिस इज द एब्सोल्युटली एसेंशियल फंक्शन. ठीक है. इट इज नोन एज सीन क्वा नोन. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट इट इज SINEQUANON. राइट. देखो, कॉमर्शियल बैंक्स कई बार क्या, हमेशा ही लाइबिलिटी ज्यादा क्रिएट कर देते हैं अपने कैश रिजर्व से. यही उनका काम होता है इन क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पास फंड्स कम होते हैं, रिसोर्सेस कम होते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में वो सेंट्रल बैंक के पास भागते हैं उनकी मदद के लिए. ऐसे कई सिचुएशन हमें देखने को मिली है जहां पे बैंक सॉरी बैंक रन की बात आ गई है. यानी लोगों का बैंक पर से विश्वास उठ रहा है. लोग डर रहे होते हैं कि हमारा जो कैश रिजर्व है, बैंक इज रनिंग आउट ऑफ आवर कैश रिजर्व. तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी अपने डिपॉजिट को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं. राइट. ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. हाउ? इट ऑफर्स लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक को वो लोन देता है ऐसी सिचुएशन में कोप अप करने के लिए इन द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी बैंक रन जैसी सिचुएशन में. सो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई कम्स टू योर रेस्क्यू एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रेजॉर्ट. The central bank assists such institutions, yani commercial banks, in the times of financial stresses through the process of discounting of approved securities या फिर collateral loans and advances. Next function is function 6, that is clearing house for transfer and settlement of the mutual claims of commercial banks. देखो, ये फंक्शन बाय आरबीआई फॉर कमर्शियल बैंक्स, ये उनकी फंक्शनिंग को सिंपल बनाता है, उनकी फंक्शनिंग को कन्वीनियंट बनाता है और टाइम सेविंग बनाता है. इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई. सी, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट क्लियरिंग हाउस इज. अब इमेजिन करो, एक बैंक ए का कस्टमर है, ठीक है, जिसको 1000 रुपए पे करने हैं. दैट कस्टमर नीड्स टू पे 1000 rupees to another customer in bank B. यानी एक बैंक A है, एक बैंक B है. इसके कस्टमर को, इस B के कस्टमर को पैसे पे करने हैं. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग कैश, दोनों बैंक क्या करते हैं, आरबीआई को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं. यहाँ पे इस सिचुएशन में आरबीआई मिडिल मैन के जैसे या फिर क्लियरिंग हाउस के जैसे काम करता है. वो सिंपली बैंक ए का बैलेंस और बैंक बी का बैलेंस एडजस्ट कर देता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि दोनों के बैलेंसेस दोज आर हेल्ड विद द आरबीआई. तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे कोई फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश नहीं हुआ बिटवीन द बैंक्स. ट्रांजैक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया, इजी हो गया और एफिशिएंट हो गया. राइट. देन लास्ट most important traditional function of RBI is controlling the credit, controller of the credit. See, central bank हर इकोनॉमी में ये फंक्शन तो परफॉर्म करता ही करता है. क्रेडिट मनी या फिर बैंक मनी, हमें पता है कि ये मनी सप्लाई का एक मेजर कंपोनेंट होता है. दिस इज द पार्ट जहां पे मनी प्रिंट नहीं होती है बट मनी क्रिएट होती है थ्रू दी demand, deposit and the power of lending. Right. This is a principal function of RBI to control credit
through various quantitative and qualitative tools. Now, monetary policy, this policy is handled by RBI. ठीक है, अभी जब हम क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई पढ़ेंगे इन डिटेल, वहां पे हम ये समझेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा हैंडल की जाती है। अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफ इन्फ्लेशन, समटाइम्स डिफ्लेशन एंड समटाइम्स स्टैगफ्लेशन। थ्रू तो थ्रू द टूल्स लाइक सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, सम क्वालिटेटिव टूल्स एज वेल, यहाँ पे आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट। नाउ आई होप यू रिमेम्बर, हमने ये चीज समझी थी कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है आरआर है या कैश रिजर्व रेशियो है, वो जितना ज्यादा होगा मनी सप्लाई उतनी कम होगी, क्योंकि बैंक के पास अब कम फंड्स हैं लेंड करने के लिए और या फिर लोन देने के लिए, तो वो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सिंपली सीआरआर एक दिन उठेगा, फोन करेगा सबको और बोलेगा कि सीआरआर अब हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने से बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स के पास अब कम फंड्स हैं पहले से। अब इन कम फंड्स में वो लोन बना भी देगा अगर, तो भी क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। ठीक है, सिंपली इतना ही चीज करता है वो। अब उसके दूसरे मेजर्स हैं जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आफ्टर दिस। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और होते हैं जो आरबीआई परफॉर्म करता है अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक आवर्स, इन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। फॉर एग्जांपल प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, जैसे आरबीआई के अंडर बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो खुले हुए हैं, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या छोटे सेक्टर्स को हेल्प करते हैं, उनको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, राइट, थ्रू अप्रोप्रिएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो फंक्शंस होते हैं इनका एम क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ, राइट। लास्ट में वी हैव पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। सी, डेटा इज द न्यू ऑयल, वी ऑल नो डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा के बिना हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट। तो आरबीआई अलग अलग तरीकों से इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उन्हें गैदर करता है ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, राइट। फिर उसको, उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसमें से मीनिंगफुल बातें निकालता है और उनको पब्लिश करता है पीरियोडिकल्स। दिस हेल्प्स यू और द गवर्नमेंट टू मेक इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगेन अल्टीमेट गोल इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारा जो डेटा होता है, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, उसकी वजह से गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है इन देयर इकोनॉमिक पॉलिसी, इन द मेकिंग ऑफ द economic policies. So like this, central bank performs various functions for the economy, right? It is the kingpin of the whole monetary and financial structure of the economy. Now I have some tables for you. You can take screenshot from here. यहाँ पे in like little detail, little sentences, I've explained the functioning. These are the functions of the central bank. Now let us encapsulate everything we have read. First was the Bank of Issue. ठीक है, ये sole authority होते हैं to issue currency, right? For example, 500 का नोट, 2000 का नोट, इनका डिजाइनिंग, इनका सिक्योरिटी फीचर्स, ये सब कुछ किसके हाथ में होता है, आरबीआई के हाथ में। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन इन 2016, ये नई नोट्स जो बनी थी वो भी आरबीआई ने डिजाइन करके ही बनाई थी, except for 1 rupee note which is issued by your Ministry of Finance यानी गवर्नमेंट। सेकंड था हमारा बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए उनके अकाउंट्स मैनेज करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखता है और एडवाइस प्रोवाइड करता है ऑन मॉनेटरी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी। For example, RBI manages the Government of India's borrowing program and issues government securities. It has also advised the government during the GST implementation. Third, we have bankers to the bank.
right? Central bank maintains accounts for all the commercial banks and it provides them with the short term credit and liquidity, right? जैसे बैंक रन की सिचुएशन आ गई तो लेंडर टू द लास्ट रेजॉर्ट, है ना? आरबीआई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है थ्रू रेपो रेट। ये सारी बातें अभी हम पढ़ेंगे जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव देखेंगे। थ्रू डिफरेंट बैंक्स, जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। सी 2023 में आरबीआई ने रिवाइज किया था अपना रेपो रेट टू कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। Next, we have custodian of foreign exchange reserve. See, RBI manages India's foreign exchange reserve जो 2023 में ऑलमोस्ट $600 बिलियन था, ठीक है? देन वी हैव लेंडर ऑफ द लास्ट रेजॉर्ट। फिनेंशियल क्राइसिस के समय सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रेजॉर्ट बाय प्रोवाइडिंग इमरजेंसी फंड्स टू प्रिवेंट बैंक फेलियर्स। बैंक रन के सिचुएशन में सेंट्रल बैंक आपकी हेल्प करने आता है। नेक्स्ट वी हैव क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलमेंट। जैसे कि आरबीआई, जैसे मैंने बोला था ना, चेक्स के अलावा भी दूसरे मेथड जो होते हैं, आरटीजीएस देखता है, एनईएफटी देखता है आरबीआई फॉर ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स एंड इट हेल्प्स इन इंटरबैंकिंग ट्रांसफर। देन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये रेगुलेट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी या फिर क्रेडिट को टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, मेनली इन्फ्लेशन। इसके पास कई सारे टूल्स होते हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, टू कंट्रोल क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव सम प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आरबीआई हैज प्रमोटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय लॉन्चिंग, ये नॉट आरबीआई एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ने किया था, बट प्रधानमंत्री जन धन योजना टू प्रोवाइड बैंकिंग एक्सेस टू मिलियंस ऑफ अनबैंक्ड इंडिविजुअल्स। जो ऐसे योजना रहते हैं इसमें आरबीआई का ही डेटा, उनका गैदर्ड इंफॉर्मेशन ही हेल्प करती है सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनाने में। सो इनडायरेक्टली आरबीआई क्या प्रमोट करता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन वी हैव पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। जैसे आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, क्वार्टरली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डेटा रहते हैं अबाउट इन्फ्लेशन, जीडीपी, मनी सप्लाई और दूसरे इकोनॉमिक ट्रेंड्स। बाय हियर वी हैव फिनिश्ड आवर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इन वेरी डिटेल। इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, राइट? टिल नाउ कीप लर्निंग।